जिस घड़ी का इंतजार हम सभी लोग कर रहे थे, अब वो आ गई है। हमारे फाउंडर एंड नाउ पेट्रन श्री रोहतास भंकर जी, अब स्टेज आपका है। आपको अपने संघर्ष के बारे में हमसे 2 बातें साझा करनी होंगी, प्लीज। सर 4 करिए, सर 4 करिए। डायस पर विराजमान डॉक्टर के.एस. चौहान साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, श्री डी.आर. शेखर साहब, एडिशनल सेक्रेटरी लोकसभा, और यशपाल जी, कलानिया साहब, नूनवाल साहब, प्यारे साथियों, जय भीम, जय भारत, नमस्कार। सबसे पहले मैं एसोसिएशन की नई एग्जीक्यूटिव बॉडी को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है अब ये एसोसिएशन ठीक ठाक चलेगी, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने भी बहुत खोज की थी, चंद्रगुप्त बहुत देर बाद मिले थे। अब एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, जनरल सेक्रेटरी, जो नई पीढ़ी और पुरानी का ये समागम है और इसको अच्छी तरह चलाएंगे। वैसे तो चुनौतियां और संघर्ष हमारे लिए कभी खत्म नहीं हुआ। पहले भी न्याय दिलाने के लिए गौतम बुद्ध जी ने प्रयास किए, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब, फिर भी हमारी चुनौतियां खत्म नहीं हुई और लगातार संघर्ष चलता रहा। ऐसा नहीं है कि एक आदमी कई शताब्दियों तक बैठा रहेगा, अपने समय में वो कर जाता है, उसका फल 2-3 पीढ़ियों तक मिलता है, फिर कोई न कोई परेशानी आती है तो किसी न किसी को तो ये जो ना आवाज उठानी पड़ेगी, इसको संघर्ष को, आंदोलन को चलाना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह रही कि मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। कभी गुटबाजी नहीं हुई, कभी कोई भ्रष्टाचार की कोई बात ऐसी आई नहीं। वैसे तो हम पैसे तभी इकट्ठे करते थे जब आवश्यकता होती थी, नीड बेसिस पर, पैसे थे ही नहीं। और जो हमारे संघर्ष से साथी आगे आए, उनमें से 4-5 हैं डायरेक्टर। यहाँ ये स्वार्थ की भावना, उदासीनता की भावना जैसे जिक्र हुआ था, ये सबसे बड़ी कमजोरी है इस समाज की। जब तक साथ नहीं देंगे काम नहीं चलेगा। जब जब भी यहाँ मीटिंग हुई है, संदेश जाता है आईबी के आदमियों के थ्रू, पीएमओ में, डीओपीटी मिनिस्टर के पास। अगर आदमी नहीं होते तो मेरे खिलाफ भी कोई न कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाता। जब हम मीटिंग करते थे तो 500-500 आदमी होते थे। हमने डेमोक्रेसी के 4 स्तंभों का प्रयोग किया। एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी हर महीने 20 दिन में जब भी परेशानी होती थी, एक रिप्रेजेंटेशन हम डीओपीटी में भेज देते थे। और जुडिशरी में डॉक्टर चौहान साहब ने इसको आगे बढ़ाया। कैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच, 3 जज बेंच, देयर आफ्टर आवर केस वाज कंसिडर्ड एंड डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का निर्णय लॉ ऑफ द लैंड होता है, परंतु हमारा लॉ ऑफ द लैंड नहीं हुआ। हमारा केवल सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में ही लागू किया गया, औरों को नहीं दिया गया। और लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में जब कोई और आवाज उठाता था तो हमारे माननीय प्रतिनिधि बोलते थे SC/ST के, उनको यही रहता है कभी अगली बार टिकट ना मिले। बाकी पार्लियामेंट कमेटी है जो हमारी, उसमें जो भी चेयरमैन हुए पिछले 3-4, GC नस्कर साहब, फगन सिंह कुलस्ते साहब और अपने गिरीश किरीट सोलंकी साहब, इन्होंने बड़ी मदद की हमें। पहले जो सीनियरिटी से प्रमोशन होती है उसके लिए भी हमें
आरटीआई में जो सूचनाएं मांगी थी, हमारी वैकेंसी थी काफ़ी, वो पूरी करवाने में, भरने में मदद की, और फिर हमारा निर्णय इम्प्लीमेंट कराने में मदद की। वहाँ हमारी मदद अपने शेखर साहब ने कि इनकी वजह से ही हमारा उनसे संपर्क रहा। जितने भी चेयरमैन हुए और डीओपीटी का सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी केवल पार्लियामेंट कमेटी से ही डरते हैं, चेयरमैन से डरते हैं, तभी वो जो ना हमारा काम करते हैं, नहीं तो सुनते नहीं थे। हमने सोचा था कैट में 2-4 हियरिंग लगेंगी और एसओ बन के हम आराम करेंगे, परंतु साथियों ये तो कारवां चलते चलते 27 साल हो गए और हमें नहीं पता था कैट के बाद हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और संविधान पीठ तक लड़ना पड़ेगा। अगर सहयोग मिलता रहे, हिम्मत रखें तो कुछ भी असंभव नहीं है। और हमने विशेष रूप से मैंने कभी एसोसिएशन का निजी फायदा नहीं उठाया, नहीं तो हमने एसोसिएशन बहुत देखी है, हर एक डिपार्टमेंट में है, पीएसयू में है, ऑटोनोमस बॉडी में है, पता नहीं वो क्या करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं। और किसी ने ये तो सबको ही दिखाई दे रहे थे। जो 97 में एंटी रिजर्वेशन ओएम आए थे, एक के बाद एक 4-5 आए थे, जिनमें पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन बेस्ड से पोस्ट बेस्ड रोस्टर किया और बैकलॉग भर्ती बंद हो गई, छूट बंद खत्म हो गई, तो कोई जगह बची नहीं थी हमारी प्रमोशन के लिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए, जितनी फीडर ग्रेड की वैकेंसी होती हैं, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट में एएसओ की है, इससे ऊपर तो बहुत पद हैं, एसओ के, अंडर सेक्रेटरी के, डिप्टी सेक्रेटरी के, डायरेक्टर के, जो प्रमोशन से ही भरे जाते हैं। टोटल करके देखो एसओ से डायरेक्टर तक का वो ज्यादा है एएसओ से। तो हम कोई जब डीएस डायरेक्टर बन गए तो एसओ अंडर सेक्रेटरी का पोस्ट तो नहीं साथ लेकर चल रहे हैं। इनफैक्ट वी हैव क्रिएटेड स्पेस फॉर नेक्स्ट जनरेशन। जब तक हम नहीं लड़ेंगे हमें अधिकार नहीं मिलेंगे। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सबको लगातार लड़ना है, और जो लड़ रहा है नहीं लड़ सकते तो जो लड़ रहा है उसका साथ देना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि औरों को मिलेगा तो मुझे मिल जाएगा। हमने देखा कि इधर कितना एसोसिएशन है, आदमी किसी ने विधिवत रूप से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, लड़ाई नहीं करी। कोर्ट में कोई चौहान साहब के पास आते एक कागज दे के रिवर्सन का या डीओपीटी का कोई कार्रवाई रिजर्वेशन के खिलाफ है, फिर आते ही नहीं है। ये हमें लगातार लड़ने की प्रोसेस है, ये लगातार कोशिश करनी चाहिए तो पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आता है। कहने को तो बहुत कुछ है, अब 27 साल का तो 10 मिनट में तो काम खत्म नहीं होने वाला। जब हम डायरेक्ट असिस्टेंट आए, 89 बैच के हैं हम सारे, और हमारा फाउंडेशनल कोर्स हुआ आईएसटीएम में, तो वो कागज मेरे पास रखे हुए थे। वो कागज तो अभी तक भी मैंने संभाल के रखे हैं। कोई हमारे खिलाफ कोई केस कर दे तब काम आएंगे। तो जब कोई मोबाइल भी नहीं था, ना कोई कार भी नहीं थी हमारे पास, टेलीफोन था ही नहीं, ना कोई ये कागज फैक्स करने का, व्हाट्सएप का तो कोई मतलब ही नहीं था। मैं खुद डीओपीटी जाकर के एक पेपर इकट्ठे करता था। चौहान साहब भी मीटिंग में बाम साहब में बोलते थे तो वहां भी काम आते थे। और हमने सोचा भाई ये एक पार्लियामेंट क्वेश्चन करवाया था, अजीत जोगी साहब और बूटा सिंह जी वो नहीं है, उन्होंने बहुत मेहनत की हमें जो ये आरक्षण बहाल करवाने में, रिजर्वेशन इन प्रमोशन बहाल करवाने में। आजकल के तो मरे हुए सांसद हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना चाहते। टिकट तो अभी भी कट रही है, जो SC/ST का सांसद 2 बार बना हो, 3 बार बना हो, उसको मजबूत नहीं होने देना चाहते। क्योंकि नया आदमी आएगा 5-10 साल तो वो जी हजूरी में ही लगा देगा, फिर उसकी छुट्टी। तो बोलना चाहिए, इसके खिलाफ भी हमें आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं तो पहले भी कहता रहा हूं, ऐसे देखो मरे हुए प्रतिनिधि से तो बिना प्रतिनिधि के भी बढ़िया आदमी है, खुद अपने आप लड़ेंगे लड़ाई।
तो इसको भी अब यही काम मुझे करना है, आगे ले जाना है। और संसद की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं मिली, पार्लियामेंट कमेटी केवल हमारे ही काम के लिए बनी है, उससे फायदा मिला, वो भी शेखर साहब के थ्रू। तो और जो एंटी रिजर्वेशन ओएम निकले, तब भी जो तथाकथित सामाजिक न्याय की सरकार थी, देवगौड़ा साहब, गुजराल साहब थे प्रधानमंत्री, और उस समय नंबर 2 में हमारे पासवान साहब थे, और ये तब ये एंटी रिजर्वेशन ओएम निकले थे। सबसे खतरनाक था 22 जुलाई वाला, जो हमने चैलेंज किया था। जब छूट ही नहीं होगी तो प्रमोशन होगी नहीं किसी की भी। और 97 के ओएम एंटी रिजर्वेशन ओएम 96 से लागू किए। ये सरासर अन्याय था, भेदभाव था, एक अंतर्निहित जातिवाद था। तो हमने जो सबने आवाज उठाई, तो भी वो अमेंडमेंट हुए वाजपेयी जी सरकार द्वारा किए गए। तो 3 अमेंडमेंट के बाद वो भी 2000 से लागू किए, और हम वो बीच में हम भी आ गए। फिर 96 से 2000 तक का कोई प्रमोशन नहीं हुआ, और फिर बाद में नागराज आ गया, फिर रिवर्ट कर दिए गए। तो कुल मिला के हालत खराब ही रही है। और मेरी नौकरी तो शुरू में 3-4 साल तो काम सीखने में लग जाता है, फिर ये ओएम आ गए, फिर ये और अभी 23-24 आ गया, तो लगातार ये सारी उम्र यही काम चलता रहा। तो मेरे पास भी 2 विकल्प थे, इतने पैसे थे ही नहीं, बल्कि गोहाना से, अपने गोहाना का हूँ मैं, हरियाणा, तो वहाँ से हमारे कैलाश फेलो थे अपने बंसल जी बनिया कैटेगरी के, तो उनसे पैसे लाया। चौहान साहब ने कहा कि SLP तो ऐसे सीनियर बिना नहीं एडमिट होगी। तब DD ठाकुर साहब को हमने वकील किया था, उनके लड़के बाद में श्री TS ठाकुर साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। ये भी इतिहास बना। आप कुछ ना कुछ करते रहो, इतिहास अपने आप बनते चला जाता है। तो बाद में जीते, और ये सबके काम आ रहा है। जितने भी पहले कोई BS डायरेक्टर कोई हमें मिलता ही नहीं था, जो भी होते थे वो सिविल सर्विस वाले होते थे। अभी हर एक मिनिस्ट्री में 1-2 BS डायरेक्टर है, हमारे संघर्ष के परिणाम स्वरूप आया है। अगर हम शुरू में हम एप्लीकेंट 9 आदमी थे, जिसमें 8 का प्रमोशन हुआ। हमारे साथी राजकुमार जी रह गए, जो सबसे ज्यादा मेहनत करते थे मेरे साथ। कई बार तो हेलमेट नहीं होता था, मोटरसाइकिल पे इनके साथ जाते थे। जो पुलिस वाले जब मिलते थे तो मैं उतर जाता था। तो देखो ये भी भाग्य की बात है, क्या किया जाए। फिर भी वो डिप्टी सेक्रेटरी तो हैं, और उम्मीद है कि वो भी डायरेक्टर बन जाएंगे साल 6 महीने में। तो ये हमारे साथ इतना भेदभाव और पक्षपात हुआ, लगातार झेला। जो आदमी फील करता है, ये फील अपने आप फीलिंग की बात है। भेदभाव सहन करता है खुशी से, वो उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है। जो फील करता है भेदभाव, उसको तो लड़ना ही पड़ता है। जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले बारात में गए थे, तो उसको अलग बैठा दिया, प्लेट नहीं दी, तो उसने फील किया, वो सामाजिक लड़ाई लड़ी। तो उन महिलाओं का जैसे प्रतिनिधित्व की बात आती है, मुश्किल से ही करना पड़ता है। महिलाएं, हमारे तो आदमी आगे नहीं आते, महिलाएं कहाँ आगे आएंगे। और सावित्रीबाई फूले का नाम इसलिए आता है कि उसने लगातार कंधे से कंधा मिला करके ज्योतिबा फूले जी के साथ काम किया, नहीं तो और किसी का ना आता। तो जो आगे आएगा काम करेगा, उसका नाम आएगा। तो साथियों, ये हमारी जो है ना 23-24 साल की ये लड़ाई रही। बाकी और मैं सारा बताऊंगा तो बहुत ये तो गिर रही है, फिर क्या करेंगे। तो मैं एक लाइन वो हरिवंश राय बच्चन जी की बताना चाहूंगा कि बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती, जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए। और ये भी बात है, अगर वो पार्लियामेंट में ही कर देते तो फिर रोहतास बनकर का चौहान साहब का नाम कहाँ आता, और सेंट्रल स्टेट SC/ST एसोसिएशन का नाम कहाँ आता। तो अगर माननीय सांसद हमारा काम आरक्षण बता लेते
तो अपना नाम कैसे आता। तो इस पर भी एक शेर है कि मोहब्बतें अगर नाकाम ना होती तो वफाओं का जिक्र कहाँ होता, वफाओं का जिक्र कहाँ होता। अंत में एक बार फिर जय भीम जय भारत, सभी को बहुत बहुत बधाई। नई एग्जीक्यूटिव बॉडी अब काम संभालेगी। मैं उम्मीद है, भरोसा है, विश्वास है कि ये इसी गति से, और अब तो इलेक्ट्रॉनिक एड आ गए हैं, इससे भी दुगनी स्पीड से प्रोग्रेस करेगी। थैंक यू, नमस्कार, जय भीम जय भारत।